सिचुएशन में जहाँ समाज के कई हिस्से इससे प्रभावित हुए, उसमें एजुकेशन सेक्टर भी छूटा नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में जब पेरेंट्स फाइनेंशियली इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, जॉब लॉस और ड्यू टू बिजनेस लॉस और इन सब चीज़ों की वजह से, तो वहीं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू स्कूल ने जब बच्चों को पढ़ाई कराने का माध्यम जारी किया और उसमें जब उन्होंने फ़ीस की डिमांड शुरू की, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के रह गया। इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है एडवोकेट किशोर पिल्लई, जो इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में भी पेरेंट्स की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। और आगे की बात हम इस सवाल हम उनके साथ करेंगे और इस बारे में उनकी राय जानेंगे। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। फी इश्यूज़ अभी काफ़ी 2 सालों से, पिछले 2 साल से ये काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा, काफ़ी सीरियस मुद्दा रहा है। इस विषय में एफआरसी और गवर्नमेंट ने क्या काम किया और ये टोटल इशू क्या है एग्जैक्टली, क्या हम उसके बारे में जान सकते हैं आपसे? At the risk of repetition, because most of the viewers would be aware about this issue, at the risk of repetition, I'll just in briefly tell you, this act was enacted in the year 2017, wherein the government of Gujarat thought that the education sector fees should be regulated. The fees in these private schools are reaching skyrocket limits, and it is difficult for parents to pay these high fees. So the government thought it fit to regulate, and then they decided that the fees will be regulated according to the expenses incurred by each school. It will not be a standard fee structure for every school. Every school has to put up their balance sheet before a committee called the FRC committee. FRC committee, after going through all the financial credit sheets, will not allow profiteering, but will allow decent profit, minimum profit, bare minimum profit, but it's a social cost, so the structures of each school has been fixed accordingly. The private schools challenged this in the Honorable High Court of Gujarat. I was also a party in the year 2017. Gujarat High Court upheld that act and informed the parents that you can pay according to the FRC. This was challenged by the schools in Supreme Court. Now it is seized before the Honorable Supreme Court of this country. But there is an interim order telling that whatever FRC has been has decided, that has to be implemented as an interim measure. This is the status as of today. पेरेंट्स एसोसिएशन का ऐसा मानना है कि कोविड पेंडेमिक सिचुएशन जो अभी आई है, इसमें स्कूल उनसे फ़ीस लेने के लिए बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। अगर वो पेरेंट्स फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे, फाइनेंशियली कुछ लोगों को इफेक्ट तो पड़ा ही है इसमें, तो कुछ जो लोग फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे हैं उनको स्कूल से धमकियाँ भी मिल रही हैं, उनके बच्चों के एडमिशन्स कैंसिल हो रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और अगर किसी कारण से अगर वो फ़ीस नहीं जमा कर पाए तो उनको स्कूल से निकाला भी जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन, तो इसमें स्कूल को हम कितना रिस्पॉन्सिबल मानेंगे और पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स को संगठित होना चाहिए। एक्चुअली ये कोई वॉर सिचुएशन नहीं है, लेकिन अभी ये ज़माना में ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया जब तक पेरेंट्स जागृत नहीं हो। एक फीस का मुद्दा नहीं, अनफॉर्चुनेटली हर एक संवाद में, हर एक डिस्कशन में ये पेरेंट्स एसोसिएशन का रोल खाली फीस का ऊपर जुड़ा जाता है। फीस नहीं, बच्चों का ओवरऑल वेलबींग, the way that students have to be brought up, the upbringing, everything which should have been dwelt. Coming to COVID में ये आपने जो बताया वो सच है। बहुत सारे स्कूल्स बच्चों को हरास करना चालू किया, बच्चों को निकालना चालू किया। तो हम लोग ने सभी अधिकारी के सामने रजूआत किया, डीओ बड़ौदा, एफआरसी वडोदरा, कलेक्टर वडोदरा, एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी एजुकेशन, जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन, सभी के सामने हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में से डायरेक्शन भी आया कि जो स्कूल वायलेट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये सब होने के बावजूद में, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट अथॉरिटी टू द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर, nobody cared to take any action. Forcefully we went to High Court. I myself filed a public interest litigation in the Honorable High Court of Gujarat, and I would put it on straight record. The government went to the extent of lying in the Honorable High Court, telling that wherever there were complaints, the action has been taken, and all the schools are in compliance with the rules of the government. Now, it's very difficult to convince, it's a virtual hearing, it's very difficult to convince the court that it is not true. So, Honorable Court passed a direction telling that we are at liberty to come back to the Honorable Court with evidences of future violation. And in the meantime, if there is any violation, we can approach the DEO Vadodara, and he will definitely take the necessary action. That's the direction of the Honorable High Court.
So subsequently, we started building up the cases against many of the schools. We have got on record where the directions of the Honorable High Court has been violated by some schools, and we have collected them. And before we could move further with the High Court matters, the government of Gujarat came with a fresh notification. You must be aware about the fresh notification. So that is the scenario as of today. So sir, in this case, like why not government of Gujarat or education department of Gujarat or FRC does not show any मतलब प्रॉपर इंटरेस्ट, और वो ऐसा कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी कर देते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स का एक पैरामीटर सेट कर दे कि ये फीस स्ट्रक्चर है और ये उनको लेना है, इसके अलावा वो, तो आई थिंक पेरेंट्स भी वहाँ पे थोड़े सेटिस्फाइड होंगे. देखिए, इसका आंसर मैं संवाद में दो तो ये विवाद हो जाएगा. ये क्या ऑब्वियस रीजन है. अगर समझो कि कोई भी अधिकारी या कोई भी पॉलिटिशियन या कोई मिनिस्टर जिस काम के लिए आपको तनख्वाह दे रहे हैं वो काम अगर नहीं करे और दूसरे को फेवर जिसके खिलाफ आपको कार्रवाई करना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करे, उसका मतलब क्या होता है? आई थिंक इट इज करप्शन. If somebody is paid X amount, government of Gujarat is paying X amount to X person to do his duty, and he favors the opponent, then it is as good as मतलब open corruption. So you want me to answer that it is before everybody. Rules are framed. Government ने बहुत बढ़िया सा रूल फ्रेम किया. Implementation में प्रॉब्लम है. आप कुछ भी रूल्स फ्रेम करो, वापस आपको गवर्नमेंट के पास ही शिकायत लेके जाना है और गवर्नमेंट वहाँ पे बैठे हैं ब्लाइंड. तो वेयर डू वी गो? वी वेंट टू द ऑनरेबल कोर्ट. कोर्ट में आके वो स्टेटमेंट देते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि नहीं वहाँ पे कोई वायलेशन हो ही नहीं रहा है. गवर्नमेंट के सामने गवर्नमेंट लीडर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आके वहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं. तो इस हालत में जहाँ पे सब तुलना पैसे के ऊपर हो, जहाँ पे न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, नामदार कोर्ट को भी मिसलीड करने का कोशिश हो, तो जब एक डेमोक्रेसी में पब्लिक जागेंगे. अभी ये देखो आप 3 साल में तो ये मास मूवमेंट बन गया. पब्लिक मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना हो ऐसे भी लोग इसमें जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं. डेली 50-100 पेरेंट्स इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं. बड़ोदरा पेरेंट एसोसिएशन एक हाउस होल्ड नेम बन गया है. बहुत सारे क्वार्टर्स में से हमारे पास जैसे कि फीडबैक्स आते हैं कि तुमको क्या चाहिए. अनफॉर्चुनेटली इस जमाने में लीडरशिप के अंदर इतना वैक्यूम है कि हर एक को पैसे से तुलना दिया जाता है, हर एक नेता को खरीद सकते हैं. ऐसा एक माहौल आजकल इंडिया में और खास करके अपने शहरों में एक फैशन बन गया. तो मैं मानता हूँ कि 10-15 लोग अगर अपने टारगेट में अपना जो डिसीजन में मक्कम हो और अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई भी आंदोलन जीत सकते हैं. ये 10-15 जगह पे अभी हजारों पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं. इस आवाज़ को गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता की आवाज़ गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ता है. तो सूनर और लेटर इसका ऊपर भी गवर्नमेंट सुन के कोई कार्रवाई करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं. पेरेंट्स की तरफ से ही एक ऐसा मुद्दा भी सुनने को आया है कि स्कूल ट्यूशन फी ले सकते हैं क्योंकि उनको सैलरी देनी है, वो समझ में आता है, तो व्हाई दे आर आस्किंग फॉर टर्म फी? एब्सोल्युटली. देखिए इस सिचुएशन में जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई खर्चा होता ही नहीं. बिल्कुल जो पढ़ाई का जो खर्चा होता है और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी घर पर बिठा के पका देना होगा, तो ट्यूशन फीस का भी एक पूरा प्रोपोर्शन नहीं देने का होता है. एक्चुअली एक्सपेंसेस अगर आप गिने जाओ तो जो ये लोग ने एफिडेविट के तहत एफआरसी के सामने रजू किया तो करीबन 40% के आसपास ट्यूशन फीस का लेवी होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है. तो इसके हिसाब से ही लेवी होना है. सो स्कूल फीस देने के लिए मना कर रहे हैं या वो अपने जो भी सिचुएशन है उसको हाईलाइट करके ये बोल रहे हैं कि हमारी जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हुआ है कोविड पेंडेमिक के कारण, तो इसके बाद भी पेरेंट्स जैसे हायर ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी सेक्शन के लिए, नहीं सॉरी नॉट प्राइमरी एक्चुअली सेकेंडरी सेक्शंस के लिए दे आर गोइंग फॉर प्राइवेट ट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, और वहाँ पे वो 1 लाख 1.5 लाख तक की फीस भी पे कर रहे हैं. तो व्हाई नॉट स्कूल फीस शुड बी पेड? बिकॉज टीचर्स आर ऑल्सो टेकिंग सेम पेन. वो घर पे बैठ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन उनको मिल रहा है. See, actually, the entire issue, if you want me to answer in a couple of minutes or you give me half an hour, it's very difficult to explain. But in short, let me tell you. You can bifurcate the parents into 2 or 3 categories. The top category where they have got income unlimited or they are in the higher end of the stature, upper middle class. They don't have a problem paying the school fees as well as the tuition fees. Middle class is the class which gets squeezed in between.
they have got difficulty and genuine difficulty in paying. They have not even told or demanded that it should be waived. They have only demanded for a deferred payment and if possible waived, because most of the institutions, most of the organizations, most of the industry has waived few expenses, few demands and all that. So we have asked for a considerate decision. And then comes a third category where it comes from the lower strata of the income slab, where they are really facing it difficult due to the COVID situation. Neither are they paying the private tuitions or neither are they in the capacity to pay the schools. So the school management should be considered to such parents, because they have been paying for the last 10 years, 5 years, 6 years according to the number of years that the child or ward has been studying there. So a few months, if they have to forego the fees, they should have the larger heart to absorb that, because I don't consider education as a business, but since today it has been run as a business, most of the education institutions are run by business houses. Any business has got a plus side and a positive, negative side. So if certain losses has to be made, they need to absorb this in the larger interest of the society. Because according to our rules of the land, education is a service, it's not a business. तो सर हाउ टू बाइफरकेट दिस कि कौन से पेरेंट्स हैं जो एक्चुअली फिनेंशियली लॉस में चल रहे हैं, और ये क्योंकि क्या हो रहा है कि जो एक्चुअली इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और ट्रबल में हैं, अदर पेरेंट्स हु आर सफिशिएंट इनफ टू पे द फी एंड दे आर आल्सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट. तो देखिए, you see the track record. Most of the students are studying for last so many years. If you ask me how to bifurcate, simple. Go to a school, find out whose password has been blocked for the online education. 10 students, 20 students, 30 students. Those are the parents having genuine problem paying their fees. So as good as that. So when I sitting in this studio can find out who are the parents facing difficulty, the school which taught the students for so many years, they should be easily able to identify. When you take an admission in a school, they take the entire family background, the income of the parents. So it's not easy to bluff. Because when you take an admission, you have to fill up a form telling the parents' income, his education qualification, mother's income, the car that they use, the vehicle that they use, everything has to be, it's on record. And any self-respect parent will not ask for a waiver just for the heck of it. I spoke to school authorities, few of the school authorities, and they are saying that the situation what we are facing, government school are getting fees. उनको सैलरी भी वैसे ही मिल रही है और वो सब कुछ वैसे ही मैनेज कर रहे हैं. प्राइवेट स्कूल में ये प्रॉब्लम आ रही है. प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी सुसाइड कर रहे हैं. प्रोफेशंस ऐसे न्यूज़ आए हैं कि ठेला गाड़ी वो लगा करके बेच रहे, पकौड़े वगैरह बेच रहे, इस तरह के न्यूज़ भी आ चुके हैं न्यूज़पेपर में. तो ऐसे सिचुएशन में जब उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि हम फीस नहीं ले, तो वाई गवर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड दी लोन टू अस. हमको लोन दे, हम अपने टीचर्स और स्टाफ की सैलरी को मैनेज करेंगे टिल दिस सिचुएशन डज नॉट गेट नॉर्मलाइज. जब तक ये कोविड-19 का सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है, वंस द थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज, जब बच्चे रेगुलर हो जाएंगे, स्कूल नॉर्मल चलने लगेगा, देन वी विल पे दी लोन. See, let us be honest. We are sitting in a Baroda. It's called Sanskar Nagari. Okay. You think the government doesn't know the balance sheet of the schools? If the government wants to act, within few minutes, it can organize for a raid. I can tell you, 60% of the schools can be caught red-handed for violation of various provisions of various acts. It can be either violation of Bombay Public Trust Act, it can be violation of Income Tax Act, it can be money laundering. I can name you. Open an inquiry. You initiate an inquiry by sitting judge or a retired judge of the High Court of Gujarat. 60% of the schools will close. Government knows how far deep into problem the schools are, how much of affidavit they have filed on oath which are not in line with the truth. So this is the situation. Secondly, sorry for calling this as a business again and again, because when I studied, when you studied, we consider this as a service. Today it is a business. So let us talk as business. You tell me one business in this world which tells its vendors, let me get my money outstanding in the market, then I'll pay you. You are sitting in a building, your building is under construction as I see. There are a lot of flats which are unsold. Can you tell the supplier of cement that I'll pay you after I sell my flats? So when these institutions are running this as a business, they cannot tell that let me get my fees and pay you the teachers. They jolly well pay the teachers. They are using these teachers as a shield, as an instrument for blackmailing the parents, because all the students, all the parents, they respect the teachers, not the school managements. We don't respect the school managements all, but we respect some of them who still believe in the principles.
But most of the school managements today are businessmen or business women. So the teachers have got utmost respect from all students and parents, and they are trying to misuse the respect that we have got for the teachers and trying to put that teachers in between the parents and the school to extract the fees. This is the truth. To cope up all this situation, what government is doing or government is planning now to start education on Doordarshan. So how it is possible? This is not possible actually. I don't know. First of all, I feel the government of Gujarat, as far as education is concerned, it is spoiling the future of the state by interfering in the education department without any knowledge, without seeking proper expert opinions. The future of the state, the future of these youngsters, the future citizens, as far as education is concerned, is going to be ruined because of the wrong education policy of this government. If we have to compete with the peers within this country and outside this country, if our students have to fight for their existence, for their job and future opportunities, they have to be educated well. I learned in the last budget telling that the government has earmarked 200 crore rupees for starting education, government sponsored education. Tell me, have they deployed even 1 rupee out of the 200 crore rupees to start a proper education institution? Vadodara, through the municipal corporation, they could have started one model school, existing dilapidated school. They could have renovated the school. It would have not cost more than 2 or 3 crore of rupees. They should have called applications for inviting teachers, salary no bar, pay them good salaries, get good talents for teaching, make a good atmosphere. Delhi has done that. I'm telling Delhi, politically I'm not a fan of Arvind Kejriwal. Delhi has done it. Why can't we start one institution in Baroda and set an example so that next year we have 10 such institutions? These 5 private schools which are trying to coerce the parents will run for their money. Everything will fall in line. Education system in Gujarat will improve. I have given a proposal to the ruling party as well as the opposition party, telling that this is the proposal, try to work out. We are citizens, we have got every right to put the proposals to the political parties because they are the one who decide about the policy decisions. Unfortunately, nobody is bothered. This is the situation. Thank you so much, sir. My pleasure. थैंक यू सो मच। एडवोकेट किशोर पिल्लई सर हमारे साथ हैं और उन्होंने इस मुद्दे को जितने अच्छे से एक्सप्लेन करना था उन्होंने किया और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे से जुड़ी हुई सारी जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर होंगी और हम इस चीज़ को पब्लिक तक अच्छे तरीके से पहुंचा पाएंगे। आप जुड़े रहिए। मैं रश्मि रंजन, संवाद। नमस्कार, जय हिंद।